कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि दो परिवारों के संस्कारों का टकराव और मेल भी साथ लेकर आती है। हर इंसान सोचता है कि उसकी शादी जिंदगी का सबसे सुखद पड़ाव होगी, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब सपनों के महल में रिश्तों की हकीकत दस्तक देती है। आदित्य की शादी की उम्र हो रही थी। दफ्तर में हर सहकर्मी पूछता, यार आदित्य, तेरी शादी कब हो रही है? अब तो तू मैनेजर भी बन गया है, तुझे और क्या चाहिए? आदित्य हंसकर टाल देता, लेकिन दिल में कहीं न कहीं उसे भी अपने जीवन साथी का इंतजार था। घर में माँ हमेशा कहती, देख बेटा, अब हमें भी बहू चाहिए। तेरे पापा तो दिन रात यही कहते हैं कि कब घर में बहू आएगी और घर रोशन होगा। आखिरकार रिश्तों की तलाश शुरू हुई। कई लड़कियों से मिलवाया गया, लेकिन आदित्य को कोई भा नहीं रही थी। एक दिन रिश्तेदार के जरिए स्नेहा का रिश्ता आया। स्नेहा पहली बार जब मिलने आई तो आदित्य को उसकी सादगी और मुस्कान ने बांध लिया। बातों बातों में दोनों को लगा कि शायद यही वह साथी है जिसकी तलाश थी। कुछ ही हफ्तों में रिश्ता तय हो गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी पूरे धूमधाम से हुई। स्नेहा ने शादी के हर रस्म को पूरे दिल से निभाया। आदित्य बार बार सोचता, वाह, मुझे तो सच में परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गई है। सुहागरात को जब दोनों अकेले हुए, आदित्य ने स्नेहा से कहा, देखो, मैं जानता हूँ शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यह जिम्मेदारी भी है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, बस तुम मेरे माँ पापा का भी ध्यान रखना। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, अब आपके माँ पापा ही मेरे माँ पापा हैं। आप देखना, मैं इस घर को अपना बना दूंगी। यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर संतोष था। उसे लग रहा था कि अब जिंदगी एकदम खूबसूरत सफर होगी। शादी के बाद के शुरुआती दिन मानो सपनों जैसे थे। जब दोनों घूमने जाते तो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते रहते। घर लौटकर आदित्य को स्नेहा की मासूम बातें और छोटी छोटी शरारतें बहुत भाती। माँ पापा भी खुश थे कि घर में रौनक आ गई है। आदित्य अक्सर दोस्तों से कहता, देखो, शादी बहुत अच्छी चीज है। मुझे तो लगता है मेरी लाइफ और ज्यादा परफेक्ट हो गई है। एक दिन की बात है, शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। स्नेहा सुबह तैयार होकर सूट पहनकर निकली। माँ सरला देवी ने उसे देखते ही कहा, अरे बहू, ये क्या? हमारे घर में तो नई बहू को कम से कम 6 महीने तक साड़ी ही पहननी होती है। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और दिन में बार बार कपड़े बदलना भी अच्छा नहीं लगता। स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मान जी, मैंने तो आदित्य से पूछा था, उन्होंने कहा था ठीक है। यह सुनकर सरला देवी भड़क उठी। ये कौन होता है बताने वाला? जब तक मैं जिंदा हूँ, घर के रीति रिवाज मैं तय करूंगी, बाद में जैसे चाहे रहना। स्नेहा चुप हो गई। मासूम आंखों से आदित्य को देखा, जैसे कह रही हो, मेरी गलती तो नहीं थी। आदित्य ने माँ से कहा, माँ, इसमें स्नेहा की कोई गलती नहीं, उसने मुझसे पूछा था। माँ झल्ला पड़ी, लो, अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तू पत्नी का पक्ष लेने लगा। घर का मालिक तू है या मैं? उस दिन आदित्य को पहली बार एहसास हुआ कि शादी सिर्फ 2 लोगों की खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि परिवार की जटिलताओं का भी हिस्सा है। उस घटना के बाद स्नेहा थोड़ी सहमी रहने लगी। हर काम माँ से पूछकर करने लगी, लेकिन सरला देवी का कहना था, तू 24 साल की है, तुझे खुद समझ होनी चाहिए। हर चीज मुझसे क्यों पूछती है? धीरे धीरे स्नेहा का मन खट्टा होने लगा। जब आदित्य ऑफिस से लौटता तो अक्सर उसे उदास पाता। एक रात स्नेहा ने कहा, आदित्य, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, तुम्हारी माँ को खुश नहीं कर पाती। हर चीज में मेरी गलती निकालती है, मैं थक चुकी हूँ। आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखो, बस थोड़ा समय लगेगा। माँ बूढ़ी हैं, उन्हें बदलना मुश्किल है, हमें ही धैर्य रखना होगा। लेकिन उस रात पहली बार स्नेहा ने आदित्य से दूरी बना ली। आदित्य सोचता था, एक रात पास रह लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मगर अब उसे लगने लगा था कि ये इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। माँ को स्नेहा की आदतें पसंद नहीं आती। स्नेहा को लगता कि उसे हर बात पर टोक दिया जाता है। आदित्य बीच में पिसता रहा। माँ कहती, तुम्हारी पत्नी में अक्ल नहीं है, और स्नेहा कहती, तुम्हारी माँ मुझसे हमेशा नाराज रहती है। दोनों औरतें जिनसे आदित्य सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी थीं। आदित्य की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। घर का वो माहौल जिसकी उसने कल्पना की थी, प्यार, अपनापन, शांति,
अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़े और तानेबाजी से भरने लगा था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि आदित्य ने दोनों को अलग अलग जाकर समझाने की कोशिश की। माँ से कहा, आप थोड़ा नरम हो जाइए। पत्नी से कहा, माँ की उम्र हो गई है, तुम ही एडजस्ट कर लो। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही हालात फिर बिगड़ गए। अब स्थिति यह हो गई थी कि आदित्य का घर लौटने का मन ही नहीं करता। उसके पापा रामनिवास जी चुपचाप यह सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने आदित्य को बुलाया और कहा, बेटा, यह लड़ाई तो हर घर में होती है, लेकिन इसे संभालने का तरीका अलग होता है। मैं तुझे एक उपाय बताऊंगा। रामनिवास जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू जानता है कि यह झगड़ा नया नहीं है, हर घर में होता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ और तेरी माँ के बीच भी यही सब हुआ था, लेकिन मैंने एक बार घर छोड़कर बाहर रहने का नाटक किया था। तब सबको एहसास हुआ कि अगर मैं ही इस घर में न रहूं तो घर का क्या होगा। कई बार लोगों को हमारी अहमियत तब समझ आती है जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। आदित्य हैरान हुआ, पापा, आपका मतलब है कि मैं घर छोड़ दूं? रामनिवास जी मुस्कुराए, नहीं, छोड़ना नहीं है, बस थोड़े दिन के लिए दूर रहना है, ताकि तेरी माँ और तेरी पत्नी को समझ आए कि तू ही इस घर की डोर है। अगर तू नहीं होगा तो यह घर बिखर जाएगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। आदित्य ने कुछ दिनों तक हालात सुधारने की कोशिश की। माँ से बोला, थोड़ा एडजस्ट करो। पत्नी से कहा, समझौता करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हर दिन ऑफिस से घर लौटते ही उसे या तो माँ की शिकायतें सुननी पड़ती या पत्नी की आंसुओं भरी बातें। एक रात स्नेहा ने कहा, आदित्य, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो आप मुझे लेकर अलग घर चलो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। उधर माँ का कहना था, देख बेटा, अगर तू पत्नी का ही होकर रहना चाहता है तो मेरा क्या काम है इस घर में, मैं तो वैसे भी बोझ बन चुकी हूँ। आदित्य का दिल जैसे चीर दिया गया हो। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी, दोनों से बराबर प्रेम, दोनों का बराबर अधिकार। आदित्य ने तय कर लिया कि अब वही करेगा जो पापा ने सुझाया था। एक सुबह उसने दोनों से कहा, अगर आज के बाद घर में लड़ाई हुई तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। फिर न माँ को मिलेगा बेटा, न पत्नी को मिलेगा पति। मैं हर महीने की सैलरी आप दोनों को बराबर भेज दूंगा, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगा। माँ और पत्नी ने उसकी बात सुनी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन आदित्य ऑफिस गया और रात भर वहीं रुका रहा। रात को स्नेहा ने फोन किया, आदित्य, आप कहाँ हैं? इतनी देर क्यों? आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर बाद माँ का फोन आया, बेटा, तू कहाँ है? खाना भी नहीं खाया। आदित्य ने वही जवाब दिया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। असल में वह अपने अविवाहित दोस्त के घर रुक गया था। बस पापा को ही इसकी जानकारी थी। 2-3 दिन तक यही चलता रहा। आदित्य माँ और पत्नी से नॉर्मल बातें करता, लेकिन बार बार कहता, मैं अब घर लौटकर नहीं आऊंगा। माँ घबराने लगी, बेटा, तू क्या चाहता है? क्या मैं बिना पोते का मुंह देखे मर जाऊं? पत्नी रोते हुए कहती, आदित्य, कम से कम माँ के लिए वापस आ जाओ, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, बस आप लौट आइए। आदित्य मन ही मन मुस्कुराता। अब उसे लगने लगा कि पापा की बात सच थी। उसकी गैर मौजूदगी ने दोनों औरतों को एक दूसरे की अहमियत समझा दी थी। एक हफ्ते बाद आदित्य घर लौटा। दरवाजे पर माँ और पत्नी दोनों खड़ी थीं। दोनों की आंखें नम थीं। माँ ने कहा, बेटा, घर तेरे बिना सुनसान हो गया था, अब कभी ऐसा मत करना। स्नेहा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, आदित्य, मैं वादा करती हूँ अब घर की शांति भंग नहीं करूंगी। आदित्य ने दोनों को एक साथ देखा और गहरी सांस ली। शायद यह तूफान अब थमने वाला था। आदित्य को लग रहा था कि अब चीजें संभल जाएंगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या माँ और पत्नी का रिश्ता कभी मधुर हो पाएगा, या फिर यह शांति सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है? जानने के लिए सुनिए दूसरा भाग सिर्फ कहानी की बगिया पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया की पहचान।